डियर स्टूडेंट्स, आपके सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। मैं अंजलि सारस्वत आज आपको साइंस के पेपर के लिए फॉर क्लासेस 6 to 8 ये समझाने वाली हूँ कि आपके पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरीके से किस चैप्टर को कितना वेटेज दिया गया है और किस पेपर में से किस टॉपिक में से किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन ने टर्म 2 के सभी पेपर्स का ब्लूप्रिंट, सैम्पल पेपर एंड मार्किंग स्कीम इशू किया है। उसी ब्लूप्रिंट को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी, जिससे आप ये समझ पाएं कि एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट होता है बच्चों पेपर का फॉर्मेट, यानी कि पेपर में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, हर टॉपिक को कितना वेटेज दिया गया है और उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आएगा। वेरी शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर में भी एमसीक्यू या वन वर्ड टाइप क्वेश्चन, ठीक है, सिंगल लाइन लिखने के लिए या वन वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। तो किसी भी एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसके फॉर्मेट को समझें, और फॉर्मेट का मतलब ब्लूप्रिंट को समझें। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको ब्लूप्रिंट समझ में आ पाए, जिससे वो मदद करेगा आपको पेपर की तैयारी करने में। इवन आप खुद का एक पेपर बना सकते हैं उस फॉर्मेट से। तो जो ब्लूप्रिंट दिया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से, आपका फाइनल का पेपर एग्जैक्टली उसी पैटर्न पर होगा। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, समझिए। इसके अलावा बच्चों, सैम्पल पेपर 1 का सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किया है आपको। सैम्पल पेपर 2 का सॉल्यूशन बहुत जल्द आ जाएगा आपके पास। आप बहुत अच्छे से उनके साथ प्रैक्टिस करिए। वहाँ मैंने केवल आपको सॉल्यूशन ही नहीं समझाया, आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस पेपर का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, कैसे लिखते हैं, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, ये भी समझाने की कोशिश की है। आंसर प्रेजेंटेशन या पेपर प्रेजेंटेशन का एक वीडियो अलग से भी है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उसको ज़रूर देखिए, चाहे आप बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स हो या होम एग्ज़ाम अपियर। सबका एक ही तरीका होता है कि हम पेपर को इस ढंग से प्रेजेंट करें कि जो एग्ज़ामिनर है उसके ऊपर हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए और बहुत अच्छी तरीके से आपके आंसर्स लिखे गए हों। ये भी बच्चों एक आंसर राइटिंग भी एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस बार का कोई भी पेपर गूगल फॉर्म में नहीं है, सब्जेक्टिव है, पेन पेपर एग्ज़ाम है। आपको अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना ही है। तो चलिए समझते हैं ब्लूप्रिंट्स को, और मैं कोशिश करूँगी कि आप उसको समझा पाऊँ और आप उसको समझ पाएँ और अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th साइंस के ब्लूप्रिंट को समझते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन ने ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है, आपको दिया है आपके कन्वीनियंस के लिए कि आप अपने पेपर की तैयारी एक सेट पैटर्न पर ये समझते हुए कि किस कैटेगरी में या किस चैप्टर से किस टाइप के और कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आएंगे। तो ये ब्लूप्रिंट है सैंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 का, साइंस 7th क्लास का। पहले हम समझते हैं कि हमारा पेपर कैसा होगा। ये पेपर पेन टेस्ट का मतलब है सब्जेक्टिव पेपर होगा। तो सिलेबस को समझ लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है चैप्टर 10 दैट इज रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। इसको वेटेज दिया है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स का मतलब है कि इसमें से एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। वेरी शॉर्ट आंसर का मतलब है 1 वर्ड हो सकता है उसका आंसर या 1 सेंटेंस में हो सकता है, एंड 2 MCQs। तो 2 मार्क्स MCQs के, 1 वेरी शॉर्ट आंसर का, टोटल हो गया 3 मार्क्स। नेक्स्ट 11 टॉपिक है हमारा चैप्टर 11 दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसको भी 3 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। अगेन यहाँ एक MCQ होगा और एक शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर का मतलब है बच्चों 2 मार्क्स का क्वेश्चन, तो 2 मार्क्स प्लस MCQ 1 मार्क, 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 12 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वेटेज इज 4
4 मार्क्स का वेटेज है। कैसे डिवाइड किया है, यहाँ इस लेसन से आपको 2 MCQs मिलेंगे और एक 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर मिलेगा। जो शॉर्ट आंसर है 2 मार्क्स के, उसमें 2 से 3 लाइन का आपका आंसर हो सकता है। उसमें न्यूमेरिकल हो सकता है, कोई बहुत छोटा सा फिगर हो सकता है, कोई डेफिनेशन हो सकती है, कोई रीजनिंग का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो टोटल हो गए 4। क्वेश्चन 13 मोशन एंड टाइम, इसको भी वेटेज मिला है 4 मार्क्स का। इसमें भी आप देखिए तो 2 MCQ होंगे और एक 2 मार्क्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। चैप्टर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, इसमें 4 मार्क्स का वेटेज है और इसमें शॉर्ट आंसर 2 आएंगे। क्वेश्चंस 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे, तो 2 + 2 हो गया 4 मार्क्स। लाइट लेसन है, वेटेज 4 मार्क्स, इसमें भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे 2, तो यानी कि 2 + 2 4। 16 लेसन है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, इसे वेटेज दिया है 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया है, कितने क्वेश्चंस होंगे, 1 मार्क का एक MCQ होगा, 1 मार्क का एक वेरी शॉर्ट आंसर। फिर से वेरी शॉर्ट आंसर, या तो 1 वर्ड उसका आंसर होगा या 1 सेंटेंस उसका आंसर होगा, और एक होगा लॉन्ग आंसर। जो लॉन्ग आंसर होगा वो बच्चों 4 मार्क्स का होगा। तो 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स, राइट, तो वेटेज हो गया 6। क्वेश्चन 17 समझते हैं, फॉरेस्ट आर लाइफ लाइन, वेटेज है 6 मार्क्स। कैसे डिवाइड किया है, 1 मार्क का एक MCQ, एक वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क का और लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स का। ठीक, तो 4 + 5 + 6, टोटल वेटेज हो गया 6। 18 लेसन है वेस्ट वाटर स्टोरी, वेटेज इज 6 मार्क्स। कैसे डिवाइड किया, सेम MCQ, 1 नंबर का MCQ, 1 नंबर का आपका वेरी शॉर्ट आंसर और 4 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें बच्चों, तो ये जो 3 चैप्टर्स हैं 16, 17, 18, ये यहीं से आपको डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स, इस बार 5 मार्क्स के क्वेश्चंस नहीं है, लेंदी क्वेश्चंस में लॉन्ग आंसर 4 मार्क्स के हैं। तो आप जो अपने चैप्टर के लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करें वो आप इन 3 चैप्टर से 16, 17 और 18 से करेंगे। एग्जाम में आपको इसी में से डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स के मिलेंगे। और डिटेल में इसको समझ लेते हैं। पेपर हुआ हमारा 40 मार्क्स का, टाइम होगा 90 मिनट्स। 4 कैटेगरीज हैं कि क्वेश्चंस किस कैटेगरी में बनाए गए हैं, ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। ये जो कैटेगरी है बच्चों, इसका मतलब है कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसमें एनालिसिस कर रहे हैं, उसका डाटा के बेस पर हम अपने रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो ऐसे 10 क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क के। ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ भी हो सकते हैं या वेरी शॉर्ट आंसर भी हो सकते हैं। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन बेसिकली MCQ होंगे। दूसरी कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, वो भी 10 मार्क्स का होगा। इसमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है कि वेरी शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चंस होंगे 1 नंबर का, यानी 1 + 1 2 हो गया। शॉर्ट आंसर भी 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। ब्रैकेट में बच्चों नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा है और आगे मार्क्स लिखे हुए हैं, तो 2 + 2 यानी कि 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के। लॉन्ग आंसर केवल आपका एक होगा जो 4 मार्क्स का होगा। और लॉन्ग आंसर कहां से आएगा, मैंने आपको बताया लेसन 16, 17 एंड 18, यहां से आपको लॉन्ग आंसर मिलेंगे। ठीक, अगला कैटेगरी आती है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स का मतलब है वो कॉन्सेप्ट्स, वो लॉज, वो रूल्स जो भी हमने पढ़े हुए हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड, वहां पर आपका डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में वो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, वेरी शॉर्ट आंसर के 2 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, तो 2 मार्क्स हो गया। शॉर्ट आंसर 2 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, यानी कि 4 मार्क्स हो गए। और लॉन्ग आंसर का 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 4th कैटेगरी है एप्लीकेशन एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूडिंग ड्राइंग एंड लेबलिंग। एप्लीकेशन का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को सीखा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझा, अब हम उसको अप्लाई कहाँ करें। अगर मैं आपका एक चैप्टर ले लेती हूँ, लाइट लेसन ले लेती हूँ सपोज, तो लाइट में हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको कोई कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर या लेंस दिया और पूछा कि उसको हम कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, किस डिवाइस में यूज कर रहे हैं। अगर वाटर है तो वाटर में हम अगर हमने ड्रिप इरिगेशन समझा है तो उसका यूज कंजर्वेशन के लिए है, पानी बचाने के लिए है। तो इस तरीके से स्किल बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा
उसमें जो आपके फिगर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम बनाने को आता है, वो इस कैटेगरी में आएगा और उनका लेबलिंग होगा। ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे? शॉर्ट आंसर होंगे आपके, शॉर्ट आंसर बेस्ड 3 मार्क्स के, जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी 3 तो ये 6 मार्क्स के हो गए, और एक लॉन्ग आंसर होगा 4 मार्क्स का। लॉन्ग आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ये वाले के आपके हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो आपके हैं सभी 10 मार्क्स के हैं, 10 10 10, और टोटल हो गया 40 मार्क्स। तो इस तरीके से ब्लूप्रिंट को समझकर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खुद आप, मैं कहूंगी आप एक टेस्ट पेपर खुद भी बनाइए इसी के बेसिस पर और प्रैक्टिस करिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। इसके साथ साथ आप सैंपल पेपर 1 करिए, उसके बाद बहुत जल्द मैं आपको सैंपल पेपर 2 का सॉल्यूशन भी दूंगी, मुझे उसके साथ आप करिए और बताइए आप और क्या चाहते हैं, कोई कॉन्सेप्ट जो आप और समझना चाहते हैं कि भाई आपको इसको और अच्छे से समझना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इश्यूज। डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, आपके टर्म 2 यानी सेशन एंडिंग एग्जाम्स मार्च 1st वीक से स्टार्ट हो रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय आगरा रीजन ने सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर्स विद मार्किंग स्कीम एंड ब्लूप्रिंट प्रोवाइड किए हैं। मैं अंजलि सारस्वत आपके साइंस सैंपल पेपर 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ हूँ। साथ ही पेपर प्रेजेंट करने का तरीका जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स अवेलेबल हैं ब्लूप्रिंट फॉर टर्म 2 एग्जाम एंड आंसर प्रेजेंटेशन वीडियो के। चलिए शुरू करते हैं, पेपर को समझते हैं विथ कंप्लीट सॉल्यूशन। चिल्ड्रन, यहाँ आप देख रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन आगरा रीजन 7th स्टैंडर्ड टर्म 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर ये 1 है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 40 होंगे आपके लिए और टाइम होगा 90 मिनट्स। जनरल इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। देयर आर 24 क्वेश्चंस। The question paper is divided into 4 sections. मैंने ये ब्लूप्रिंट में भी समझाया है कि जो sections हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारी, दैट इज ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग कैटेगरी। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं। आपको कैसे लिखना है, आंसर ध्यान से समझ लीजिए कि जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो केवल ऑप्शन ए बी सी ही नहीं लिखेंगे, बल्कि जो ऑप्शन है वो भी लिखेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। सो क्वेश्चन 1 इज नेम द ऑर्गन ऑफ द बॉडी इन विच द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जहां पर ब्लड में ऑक्सीजनेशन होता है या ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है। ए हार्ट, बी लंग्स, सी लिवर, डी pancreas. So the correct answer is lungs. Question 2. The blood leaving the tissues become richer in. देखिए, जब ब्लड टिश्यूज से आता है, देखिए जब टिश्यूज में एंटर करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर करता है, और जब टिश्यूज ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पोर कर देते हैं। तो जो ब्लड निकलता है वो होता है आपका क्या, कार्बन डाइऑक्साइड रिच या वाटर या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू। अर्थवॉर्म किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? ए स्किन, बी लेग्स, सी ट्रैकिया एंड डी नोज। करेक्ट आंसर है स्किन। ये आपको पता है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए सभी 1-1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। तो आप इसमें ऑप्शन किस तरीके से लिखेंगे, मैं मार्किंग स्कीम से आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए मार्किंग स्कीम से कि आपने डाला 1 और बी भी लिखा और उसका ऑप्शन भी लिखा। आपने 2 लिखा आंसर, उसका ए या बी जो ऑप्शन है वो भी लिखा और ये वर्ड भी लिखा। दोनों बातें लिखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स बड्स आर प्रेजेंट इन द मार्जिन ऑफ लीव्स।
कौन से वो प्लांट्स हैं जिनकी लीफ मार्जिन में बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ए ब्रायोफिलम, बी टच मी नॉट प्लांट, सी रोज एंड डी कोरिएंडर। चिल्ड्रन, आप अपने रिप्रोडक्शन लेसन में देखेंगे कि ब्रायोफिलम की जो लीफ होती है यहाँ पर उसमें नॉचेस बन जाती हैं। ये यहाँ आपके स्कूल्स में भी लगा हुआ होगा ये ब्रायोफिलम का। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रायोफिलम। क्वेश्चन 5, इन yeasts reproduction occurs by A fragmentation, binary fission, C budding and D spore formation। ईस्ट में बच्चों जो रिप्रोडक्शन होता है आपने पढ़ा है कि बड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और एक न्यूक्लियस डिवाइड होकर दूसरे में चला जाता है और कई बार बर्ड्स की चेन बन जाती है, इसको हम कहते हैं बडिंग। क्वेश्चन नंबर 6, द मीटर दैट मेजर्स द डिस्टेंस मूव्ड बाय अ व्हीकल। देखिए, जो डिस्टेंस मेजर करता है उस डिवाइस को क्या कहते हैं? ए स्पीडोमीटर, बी ओडोमीटर, सी एनीमोमीटर एंड डी थर्मोमीटर। बच्चों, स्पीडोमीटर होता है स्पीड मेजर करने के लिए, ओडोमीटर होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 7, इफ the speed of an object along a straight line keeps on changing, its motion is said to be। जब बच्चों किसी स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन, बॉडी मोशन में है और वो बार बार कीप ऑन चेंजिंग इट्स मोशन, अपने मोशन को बराबर बदल रही है, सेम नहीं है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर मोशन या नन। दैट इज कॉल्ड non-uniform motion. Next question, which of the following is a way to use water economically? इनमें से कौन सा मेथड है जिसमें which of the following is a way to use water economically? देखिए, A construction of boweries, B rain water harvesting, C drip irrigation and D infiltration। तो इसमें अगर हम कहें कि इकोनॉमिकली यूज करने का मेथड है तो वो है ड्रिप इरिगेशन, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिकम्पोजर्स कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू। डिकम्पोजर यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है डेड प्लांट और एनिमल का, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं? A humus, B oxygen, C litter and D fertilizer, and the correct option is humus. Question 10, sewage is mainly, सीवेज क्या चीज है? आपको अच्छे से पता है कि सीवेज is A liquid waste, B solid waste, C gaseous waste and D mixture of solid and gaseous waste. So sewage is a liquid waste. देखिए, दूसरी कैटेगरी है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां आपको कुछ क्लासिफिकेशन देना होगा या पहचान करनी होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, सेग्रीगेट करना होगा चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन 11 ले लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ आपके लिए दूसरा टिप है कि जब आप ये लिखेंगे बच्चों तो आप कंप्लीट सेंटेंस उतारिए। 11 लिखिए, Yeast can respire in the absence of oxygen। ये पीछे भी आपका एग्जाम्पल आया था ईस्ट बडिंग का। ईस्ट जो रेस्पायर करती है वो एनारोबिक होता है या एरोबिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पायर करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर चिल्ड्रन? Oh, just a minute. Yes, that is anaerobic. Question 12 ले लेते हैं, state whether the following statement is true or false। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है।
ये ब्लूप्रिंट में आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि किस चैप्टर से कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए आप उस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और आप अपने ही क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। क्वेश्चन 12 देखते हैं। स्टेट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो रेन वाटर है बच्चों, रिचार्ज का मतलब है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में पानी जाना। भाई रिचार्ज का मतलब क्या है, जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो फिर हम इलेक्ट्रिक पॉइंट में लगा देते हैं, वो चार्जिंग शुरू कर देती है उसकी। तो उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन फिर से शुरू हो जाता है। तो यहाँ क्या है कि पानी वाटर साइकिल के थ्रू, भाई पहले ऊपर गया और फिर क्लाउड्स फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद फिर रेन ड्रॉप्स आए। ठीक है, तो सरफेस पर जब ये आ गया तो नीचे जा रहा है ये, है ना। तो ग्राउंड वाटर को क्या कर रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको रिचार्ज कर सकते हैं ग्राउंड वाटर को। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन 13 ले लेते हैं। क्वेश्चन 13 इज मैच द स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विथ फंक्शंस ऑफ कॉलम बी। यहाँ आपके लिए टिप नंबर 3 है। आप जो क्रॉस लाइंस कर देते हैं वो क्रॉस लाइंस नहीं करेंगे। आप कॉलम ए कॉपी कर लीजिए और कॉलम बी का करेक्ट ऑप्शन लिखिए। कैसे, जैसे मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि आपने लिखा कॉलम ए 1, है ना, फिर आपने लिखा कॉलम 2, यहाँ पहला लिखा आपने स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टोमेटा को किसके साथ जोड़ेंगे, ट्रांसपिरेशन के साथ। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके आगे बी लिख दीजिए। ठीक है, जाइलम इज अ टिश्यू दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका सी। एंड रूट हेयर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, दैट इज ए। एंड फ्लोएम इज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, दैट इज सी। ठीक है, तो मैचिंग करने के दो तरीके हो गए। क्वेश्चन 14, ये जो फिगर दिया है ये क्वेश्चन 14 पर बेस्ड है, के लिए है। ठीक है, आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाइड एंड नेम द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन विच टेक्स प्लेस इन दैट ऑर्गेनिज्म। राइट, इसको हम देख लेते हैं कौन सा है, ये आपको समझ में आ रहा है। ये राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड है। अब इसमें दो बातें बतानी है। देखिए, जब भी क्वेश्चन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो दो पार्ट्स में ही आंसर करना है, यानी कि ये 1+1 है। पहला है, इसका नाम बताना है, वो 1 मार्क का होगा, और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताना है, वो भी 1 मार्क का होगा। ठीक है, आपको मार्किंग स्कीम भी दिखा देते हैं। मार्किंग स्कीम में देखिए, पहला जो डायग्राम है उसका नाम है स्पोर फॉर्मेशन, ब्रेड मोल्ड में है, और किसके थ्रू हो रहा है, फंगस, मॉस या फर्न, कोई भी एक लिख सकते हैं। देखिए 1+1। क्वेश्चन नंबर 15, अभी देखिए इसका बी पार्ट भी है। बी पार्ट है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय दिस मेथड। ये हमने यहाँ पर अभी देख ही लिया, बी पार्ट ये देख लिया। ठीक है, फिफ्थ नंबर 15, व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लज क्या है और उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। मैं आपको आपकी बुक का पेज ही दिखा रही हूँ। ये देखिए पेज नंबर 223, ये लास्ट चैप्टर है आपका। सॉलिड्स, सॉलिड्स लाइक फीसेस settle at the bottom and are removed with a scraper। जो सॉलिड मटेरियल है फीसीज का, यानी टॉयलेट से जो निकल रहा है, वो रिमूव कर दिया जाता है किसके थ्रू, स्क्रैपर के थ्रू। एंड दिस इज द स्लज, उसको हम क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। अब इसमें दूसरा पार्ट है कि दूसरा पार्ट आप देख लीजिए, दूसरा पार्ट है हाउ इट इज ट्रीटेड। इसका आंसर भी हमको यही मिल रहा है। द sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria। इसको दूसरे टैंक में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां ये एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज का मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो सिंपल में कन्वर्ट होता है, और कन्वर्ट होकर क्या बनता है, द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल एंड कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। जो बायोगैस बनती है वो प्रोसेस इस प्रोसेस में वो फ्यूल के लिए यूज होती है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए
यूज होती है। तो इतना आंसर आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट आते हैं आपकी कैटेगरी क्वेश्चंस की डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। यहाँ फैक्ट्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या लॉज हैं। तो हम फर्स्ट question in this category, that is question number 16. If forest disappear from the earth, the amount of a gas will increase in air which will cause global warming. Identify and name this. 1 mark का question है, सिर्फ एक वर्ड लिखना है, क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को समझते हैं। If forest disappear from the earth, अगर अर्थ से सारे जंगल हट जाएं तो कौन सी ऐसी गैस है जिसका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा और जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सी गैस है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही हीट को एब्जॉर्ब करती है, एटमॉस्फेयर को वार्म करती है, लेकिन अगर आपके ज्यादा परसेंटेज बढ़ जाएगा तो क्वेश्चन एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है और आइसबर्ग्स भी मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन 17 लेते हैं। एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। आपको पता है कि बेसिकली जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उसमें एक क्लोरीन होता है, क्लोरीन टैबलेट आपको बताया होगा, और एक ओजोन। आंसर भी आपको मैं यहां दिखा देती हूँ, क्लोरीन एंड ओजोन। क्वेश्चन नंबर 18, ये एक न्यूमेरिकल है ना, फैक्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है। मनु टेक्स 20 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसाइकिल। मनु एक स्टूडेंट है जो 20 मिनट लेता है घर से स्कूल तक पहुंचने में, और कैसे जा रहा है, वो बाइसाइकिल से जा रहा है। इफ द बाइसाइकिल हैज द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये बाइसाइकिल की स्पीड है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द हाउस एंड द स्कूल। आपको डिस्टेंस निकालना है। यहाँ आपको एक टिप मैं और दे रही हूं, हमेशा ध्यान रखिए कि देखिए ये दिया है मीटर पर सेकंड में और टाइम दिया है आपको मिनट्स में। तो इस टाइम को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना होगा सेकंड में, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे। तो आंसर देख लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं इसको। देखिए टाइम है 20 मिनट्स, इसको कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट कम्स 1200 सेकेंड्स। और फॉर्मूला और स्पीड दी हुई है आपको 2 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला होता है आपका क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से आप डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया 2400 मीटर में, एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ गया 2.4 किलोमीटर। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, Which effect of current is used in the following cases? ये 2 पिक्चर्स दिखाई हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर में हम करंट का कौन से इफेक्ट को यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट में किसको हम यूज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हम इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट को यूज कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये भी आप बता सकते हैं बहुत आसानी से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 1 मार्क फॉर हीटिंग इफेक्ट एंड 1 मार्क फॉर magnetic effect. Question number 20. Why there is no waste in forest? Explain. Forest में waste क्यों नहीं होता है? आपको मालूम है कि जब आप किसकी बात कर रहे हैं, यहां दिया है इन्होंने करेक्ट एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझा देती हूं कि फॉरेस्ट सेल्फ सस्टेन्ड बॉडी है। यहाँ जो भी प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, जब वो डेड हो जाते हैं या पत्तियां नीचे गिर जाती हैं तो वो डिकम्पोज हो जाती हैं एनारोबिक बैक्टीरिया से, राइट, एंड देन दे डिकम्पोज्ड एंड द न्यूट्रिएंट्स अगेन मिक्स इनटू द सॉइल और इनटू द न्यूट्रिएंट पूल। वो साइकिल चलता रहता है और वही आपको सीधे सीधे फिर प्लांट सॉइल से उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए फॉरेस्ट अपने आप में ही एक
कंप्लीट यूनिट है, वहीं से फूड लेते हैं, वहीं दे देते हैं और उनका साइकिल रहता है। तो इसको हम कहते हैं कि वहां कोई वेस्ट नहीं होता। जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो डिकम्पोज हो रहा है, वही यूटिलाइज हो रहा है। ये बुक में आपको डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगली कैटेगरी हम लेते हैं एप्लीकेशंस एंड स्किल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है और स्कोरिंग भी है। ड्रॉ द सिंबल्स and represent the following components in electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट कंपोनेंट्स आपको उनके सिंबल देने हैं। क्या देना है? बैटरी विथ 2 सेल्स, बल्ब, स्विच ऑन पोजीशन और स्विच ऑफ पोजीशन। इसके लिए ये मैंने आपका एनसीईआरटी का ही पेज खोला हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। मेरे ख्याल में ये नहीं है, ये है। देखिए, सिंबल्स फॉर सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। आपको कहा है बल्ब का, तो बल्ब में आप देख रहे हैं कि बल्ब में ये आपका बना हुआ है बल्ब का। दूसरा, आप स्विच ऑन पोजीशन में देख रहे हैं, जब ऑन होगा तो ये स्विच जो सेफ्टी पिन दिखाया है ये बंद होगा, ये देखिए बंद दिखाई दे रहा है, और ऑफ पोजीशन में डिस्कनेक्टेड रहेगा। ठीक, एक बैटरी विथ 2 सेल्स है, तो एक में बिगर लाइन फिर स्मॉलर लाइन, डॉटेड डॉटेड लाइन बता रही हैं कि सेल्स कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पर बनाएंगे दूसरा सेल, और जो बड़ी बिगर लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो स्मॉलर लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल। बहुत अच्छे से इनको बनाइए और उसके नीचे यहाँ आपको क्या करना है, कैसे करेंगे, जैसे आपने दिया बैटरी विथ 2 सेल्स, तो आप एक ऐसे लाइन बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए, ठीक है, और फिर इसके ऊपर ये बात लिखिए बैटरी विथ 2 सेल्स। समझ आ गया? इसी तरीके से 1 बाय 1, एक के नीचे एक आप इसको देंगे। ये आपके लिए अगली टिप थी। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड एज साइड मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स। जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, उनमें जो साइड मिरर लगा रहता है ना, उसमें कौन सा मिरर लगा रहता है और क्यों लगा रहता है? देखिए, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। पहले तो आपको मिरर का नाम बताना है, उसका 1 मार्क है, और फिर उसका रीजन देना है कि वही मिरर हम इसमें क्यों यूज करते हैं। तो लेट्स सी योर आंसर फ्रॉम द मार्किंग स्कीम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। तो कौन सा हम मिरर लगाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का बच्चों क्या फायदा होता है कि कॉन्वेक्स मिरर्स कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, देयरफॉर दीज आर यूज्ड एज साइड व्यू मिरर्स इन ऑटोमोबाइल्स। जो ड्राइवर है उसको पीछे के बड़े हिस्से को दिखा रहा है, लार्ज एरिया कवर कर रहा है, तो उसको ये पता लग रहा है कि मेरे पीछे कितना ट्रैफिक है। कैन फॉर्म इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड, और पीछे का ज्यादा एरिया वो देख पा रहा है। ये लाइट लेसन में आपको दिया हुआ है, आप इमेज फॉर्मेशन से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 क्वेश्चन हैं आपके इसमें। 23, शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आपको बनाना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। पहला है अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, लगातार चल रही है, यानी कि कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन होगा? यूनिफॉर्म। अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड, ये क्या दिखाएगा कि एक कार सड़क पर खड़ी हुई है। तो हम देखिए ग्राफ को कैसे देखते हैं, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 1+1। ग्राफ के साथ समझते हैं हम इसको। ओके, क्वेश्चन 23 देखिए, फर्स्ट है यूनिफॉर्म मोशन का। एक्स एक्सिस पर हम ले, आप यहाँ एक्स और वाई एक्सिस भी बनाइए, ठीक है। एक्स एक्सिस पर लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पर लेते हैं डिस्टेंस, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमें ये ओरिजिन हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ दिखाई देता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि कार पार्क की हुई है, खड़ी हुई है, तो यहां भी एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया और वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम इस लाइन को देखें तो ये पैरेलल है, कोइंसाइड कर रही है। इसका मतलब क्या है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस जितना है उतना ही है, इसका मतलब गाड़ी रुकी हुई है। ये ध्यान रखना है आपको। तो आई होप कि ये आपको डायग्राम दोनों क्लियर हो गए होंगे। यहाँ जब आप आंसर लिखेंगे तो ध्यान रखिए, यहाँ ए लिखिए इसको और इसको लिखिए
बी और इसके ऊपर वो बात लिखिए जो यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये वाला बात कि a car moving with a constant speed, 1 डालिए या a डालिए और दूसरे फिगर के ऊपर लिखिए a car parked on a side road, ये जरूर लिखिए। क्वेश्चन 24, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का डायग्राम आपके वाटर लेसन में बना हुआ है, बहुत ही मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। आपका ये है वाटर साइकिल, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। ये जो लेबल लिंक दी हुई है आपको वाटर साइकिल, बच्चों मैं आपको कहूंगी कि ये हेडिंग्स होते हैं, तो हेडिंग्स को हमें हमेशा ऊपर लिखना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अंडरलाइन करें। ये सारी बातें, ये छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको अपने एक वीडियो में दिए हैं, पेपर प्रेजेंटेशन, उसका लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी आप देखिएगा कि पेपर को और बेहतर तरीके से कैसे हम अटेम्प्ट करें कि हम मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो या तो यहाँ ये नंबर दिया है, जैसे 1 पर दिया है, ये इन्होंने तो स्पेलिंग आपको ये दे दिया है, मिक्स करके दे दिया है, लेकिन आपको अपनी स्पेलिंग करेक्ट करके बनाना है। ये ग्राउंड वाटर है, तो आप ये अटपटी स्पेलिंग मतलब जंबल की हुई नहीं लिखेंगे। जैसे ये ट्रांसपिरेशन है, क्लाउड्स हैं, तो आप यहीं पर लिख दीजिए ग्राउंड वाटर लिख दीजिए। यहाँ पर जो 2 नंबर पर आपका इवेपोरेशन है, यहाँ इवेपोरेशन वर्ड लिख दीजिए, तो आपको ये साइड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो नंबरिंग करने की बजाय मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहीं पर नाम लिख दीजिए। क्लाउड्स है, प्रेसिपिटेशन है, सॉइल है, वॉट एवर इट इज। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का है। ये देखिए ये 4 मार्क्स का है। अब 4 मार्क्स को आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ये डायरेक्ट यहाँ दिया है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 2 मार्क्स होते हैं करेक्ट लेबलिंग के और 2 मार्क्स होते हैं फिगर के। तो इस तरीके से आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया, और जब आपका पेपर पूरा लिख लेंगे तब आप यहाँ पर एंड लिखेंगे। ठीक है, जिससे एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि आपने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंडली, आप क्वेश्चंस को बिल्कुल एक एक लाइन छोड़कर आंसर करेंगे, और दूसरी बात उनको सीक्वेंस में करेंगे, जैसे एक सेक्शन के हैं उनको एक साथ करेंगे। आई होप कि चिल्ड्रन आप समझ पाए होंगे, और इसके साथ ही आप इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर सैंपल पेपर 2 पर हम डिस्कशंस करेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल होंगे। दूसरी बात बच्चों, आपका जो पेपर पैटर्न है बिल्कुल फाइनल का पेपर इसी पैटर्न पर आएगा। इवन आप बना सकते हैं कि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से 2, तो आप अपने क्वेश्चन सेट करके अपना खुद से पेपर बना सकते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट चिल्ड्रन। फिर से मिलते हैं सैम्पल पेपर 2 के साथ।